आवाज क्लियर है? टाइप इन चैट बॉक्स। श्वेता, आवाज क्लियर आ रही है? स्वाति, टाइप इन चैट बॉक्स। इज इट वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हमें क्या देखना है? मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी देखना है, और इसी को हम लोग नियो डार्विनिज्म थ्योरी के नाम से जाना जाता है। मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी बोलो या फिर नियो डार्विनिज्म थ्योरी बोलो। पीपीटी क्लियर है? रिकॉर्डिंग ऑन है? चेक कर लीजिए, आवाज क्लियर आ रही है? फिर हमको बताइए। आवाज क्लियर है? स्वाति, श्वेता सिंह, चलो ठीक है। देखो, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी क्या होता है और नियो डार्विनिज्म क्या होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं कि डार्विन की जो अपडेटेड थ्योरी थी, जिसको अपडेट करके लेके आया गया था, वो हमारी थी नियो डार्विनिज्म की थ्योरी थी। ठीक है, ये जो मॉडर्न थ्योरी है वो कहीं ना कहीं देखोगे, जो नियो डार्विनिज्म की थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं मॉडर्न जो थ्योरी थी वो नेचुरल सिलेक्शन के पूरी तरीके से उसके ऊपर बेस्ड थी। तो इसमें कौन कौन से साइंटिस्ट ने मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दिया था और नियो डार्विनिज्म की थ्योरी दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम है जेबॉन्स्की। ठीक है, डेबजॉन्स्की के नाम से था इनका, डेबजॉन्स्की एंड फिशर, हेल्डन एंड हस्कली राइट। ये तीन चार साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर एक मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन किया था। अब इसके अंदर था क्या, तो बताओगे? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थियरी के अनुसार टोटल 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के लिए। मतलब ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के लिए ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थियरी थी, केमिकल इवोल्यूशन थियरी थी, ये जो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी थी। तो कह रहा है कि इस थियरी के अनुसार जो चार लोगों ने जो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, ये लोगों ने यही बताया था कि भैया इस थियरी के अनुसार, ठीक है, इस थियरी के अनुसार 5 ही फैक्टर ऐसे थे कि जो इन्वॉल्व थे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में। ठीक है ना, 5 फैक्टर जो थे इस ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में टोटल इवॉल्व थे। वो कौन कौन से है, जरा ध्यान देना। सबसे पहला क्या है? जेनेटिक म्यूटेशन। दूसरा है जीन फ्लो। तीसरा है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और चौथा है नेचुरल सिलेक्शन। और पांचवा है रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जिसको आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या कि जीन म्यूटेशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ जीन आर कॉल्ड जीन म्यूटेशन। अगर क्रोमोसोम्स के अंदर या जीन के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है, उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंज आता है, उसको हम लोग जीन म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। अब जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके जीन में चेंज देखने को मिलेगा, उसके क्रोमोसोम्स में चेंज देखने को मिलता है। तो आपने देखा होगा कई सारी बीमारियां होती थी जेनेटिकल प्रॉब्लम में। तो इसी तरीके से अगर ये जीन म्यूटेशन भी देखने के लिए मिलेगा, तो ह्यूमन बींग्स के कैरेक्टर में या कोई ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर में भी चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा कोई जीन होगा जो ठंडी एरिया में अपने आप को अडाप्ट कर ले रहा होगा रहने के लिए, तो अगर वही जीन वही इंसान जिसके अंदर ये जीन है, अगर वो गर्म एरिया में जाता है, तो क्या वहां सरवाइव कर पाएगा? कहोगे बिल्कुल नहीं कर पाएगा। तो कहीं ना कहीं जीन म्यूटेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। जो चेंज होगा स्ट्रक्चर के अंदर, इसको हम लोग जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो ये बता रहा है कि ये हमारे फिनोटिपिक यानी कि जो आउटर अपीयरेंस या जो फिजिकल कैरेक्टर होता है, उसको भी ये चेंज करता है, इंडिविजुअल के कैरेक्टर को भी चेंज करता है। तो जो जीन म्यूटेशन होता है, ये काफी वेरिएशन लेके आता है ऑफस्प्रिंग के बीच में। यानी कि दो जो स्पीसीज है, स्वाति और दृष्टि है, तो दो लोगों के बीच में काफी वेरिएशन होगा, बिल्कुल सेम नहीं होंगे। चाहे फिजिकली वेरिएशन होंगे, चाहे बेसिकली आप माइंड से बोलो, तो कहीं ना कहीं ये किसकी वजह से होता है? तो जीन म्यूटेशन की वजह से होता है। फिर दूसरा बताओगे क्रोमोजोम म्यूटेशन। क्रोमोजोम म्यूटेशन क्या होता है? तो कहोगे द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स, द चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम्स इज कॉल्ड क्रोमोजोम म्यूटेशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है कि क्रोमोजोम्स में अगर चेंज आता है,
तो क्रोमोसोम्स में चेंज आने के अंदर क्या होगा, ढेर सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। किसी का कोई देखोगे तो दुबला दिखेगा, कोई पतला दिखेगा, कि कोई ऐसा होगा जिसके सर पे बाल होगा, किसी के बाल ही नहीं होगा। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से होता है। म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन क्या होगा कि किसी भी क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर के अंदर कोई म्यूटेशन हो, कोई चेंज देखने को मिलता है, उसको क्रोमोसोमल म्यूटेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन भी दो ऑर्गेनिज्म को आराम से वेरी कर सकता है, डिफरेंस लेके आ सकता है, वेरी कर सकता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसके अंदर, तो आप कहोगे कि ये कहीं ना कहीं ये फिनोटिपिक या जीनोटिपिक दोनों अपीयरेंस में चेंज देखने को मिलता है। अगर इसमें क्रोमोसोम्स के नंबर में या क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आता है, तो आपको दो स्पीसीज के बीच में भी आपको बदलाव होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, विच लीड्स टू द ऑर्गेनिज्म, छोटा छोटा पॉइंट में हमने आपको समझाने की कोशिश की है, जो कि आगे चल के ये काफी वेरिएशन लेके आता है दो स्पीसीज के बीच में। अब यहाँ पे समझते हैं क्या कि रिकम्बिनेशन क्या होता है। तो कहोगे रिकम्बिनेशन ऑफ जीन इज ड्यू टू द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग द मियोसिस एंड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग अबाउट द जेनेटिक वेरिएशन एमंग द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज एंड दस कंट्रीब्यूटिंग टू अकरेंस ऑफ हेरिटेबल वेरिएशन। तो ये कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जो रिकम्बिनेशन है, रिकम्बिनेशन की वजह से जो जीन होता है, जब मियोसिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होता है ना, तो ये कह रहा है कि मियोसिस के दौरान ही रिस्पॉन्सिबल होता है जब क्रॉसिंग ओवर होता रहता है। तो जैसे क्रॉसिंग ओवर के मियोसिस के दौरान जब क्रॉसिंग ओवर होता है, तो कोई दो जीन है, कोई नॉर्मल आदमी है, मान लेते एक दृष्टि एक स्वाति है, तो दोनों के अंदर वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। तो रिकम्बिनेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब मियोसिस के दौरान जब ये क्रॉसिंग ओवर करा लेगा, तो क्रॉसिंग ओवर कराने की वजह से आपको काफी जेनेटिक वेरिएशन इंडिविजुअल के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसीलिए इसको रिकम्बिनेशन के भी पॉइंट से आप इसको एक्सप्लेन करते हो। तो यहाँ पे कहोगे कहीं ना कहीं हेरिटेबल वेरिएशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग रिकम्बिनेशन के नाम से जानते हैं। चौथा पॉइंट आपका मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आपको ये बोलती है नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। नेचुरल सिलेक्शन क्या कहता है कि भैया नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट रिफर्स टू द एनी जेनेटिक चेंज, कोई जेनेटिक चेंज को नहीं रिफर करता है, बट लेकिन अगर एक बार जेनेटिक चेंज हो जाता है तो वही रहता है। तो ये कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन रिफर्स तो नहीं करता है जेनेटिक चेंज के अंदर, लेकिन जब एक बार कोई चेंज हो जाता है, जेनेटिक चेंज अगर हो जाती है, तो यहाँ पे ये कहोगे कि एक बार अगर कोई चेंज देखने को मिलता है तो ये काफी दिनों तक यही रहता है। तो ये कह रहा है कि ये जो फेवर करता है, कुछ जेनेटिक चेंजेस भी फेवर करता है, और बाकी जो अदर जो इन्वायरमेंट में फिट नहीं होते उसको फेवर नहीं करता है। तो कुल मिला के ये कहना यही चाहता है, नेचुरल सिलेक्शन वाला सीन ये है कि भैया नेचर के अनुसार जो रहेगा वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा, और जो नेचर के अनुसार नहीं रह पाएगा उसको नेचर क्या करेगा, रिजेक्ट कर देगा, वो इन्वायरमेंट से हमारा दूर चला जाएगा, यानी कि डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको हम लोग ड्राइविंग इवोल्यूशन फोर्स में ड्राइविंग फोर्स के नाम से जाना जाता है। मतलब कार का ड्राइवर जो ड्राइव करता है, सीट को जानते हो ना, वही हमारा मेन होता है। तो इसी तरीके से नेचुरल सिलेक्शन हमारा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में सबसे मेन होता है। यही हमारा एक ड्राइविंग फोर्स की तरह काम करता है। अगर यही नहीं होगा तो नए स्पीसीज आएंगे ही नहीं, नया इवोल्यूशन होगा ही नहीं, वेरिएशन देखने को मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे बताओगे इट विल एग्जिबिट द फॉलोइंग कंडीशन। पहला कंडीशन ये हो सकता है कि भाई म्यूटेशन हो, ठीक है, म्यूटेशन देखने को मिले। दूसरा क्या होता है कि रैंडम मेटिंग देखने को मिलता है, इक्वल चेंजेस आपको देखने के लिए मिलता है जीनोटिपिक में। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे एक फिगर बना के आप प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन कर दोगे कि क्या इसके अंदर देखने को मिलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नेक्स्ट आते हैं हम आइसोलेशन के पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। तो कहोगे आइसोलेशन क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा है कि द एब्सेंस ऑफ जीन एक्सचेंज बिटवीन द पॉपुलेशन इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अगर किसी दो स्पीसीज के बीच में पॉपुलेशन में अगर जीन एक्सचेंज नहीं होता है, तो जाहिर सी बात है दोनों अलग अलग जीन एक्सचेंज होगा तभी तो कहोगे सेम स्पीसीज मिल रहे हैं। लेकिन जब जीन ही एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो कहोगे कि दोनों आइसोलेट होंगे, दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग जीन आइसोलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कहोगे कि यहाँ पे ये काफी अच्छा रोल और ग्रेटर रोल प्ले करता है, ताकि नया स्पीसीज हमें बर्न हो सके, नया स्पीसीज राइस हो सके। तो ये कह रहा है कि आइसोलेशन जो बेसिकली होता है कि एब्सेंस होता है इसके अंदर जीन एक्सचेंज का, और पॉपुलेशन को हम लोग इसलिए इस पॉपुलेशन को रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कहते हैं, और ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है ताकि न्यू स्पीसीज हमारा जनरेट हो सके और ये हम लोग इसको बचाया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। तो ये हमारा आइसोलेशन था। अब 2 पीडीएफ मैंने आपको लगाया, चाहे तो आप इसको लिखो चाहे तो इसको लिखो, वही चीजें लिखी हुई है। ये बता रहा है कि जो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी थी, तो ये स्पीसीज और इवोल्यूशन के बारे में बात करती है, तो इसलिए इसको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली 4-5 चीज से मिलकर बनी होती है, जैसे म्यूटेशन हो गया, जीन म्यूटेशन हो गया, वेरिएशन हो गया, हेरिडिटी हो गया, आइसोलेशन हो गया, नेचुरल सिलेक्शन हो गया। अब एक एक करके आप इसके बारे में एक्सप्लेन करते जाओगे, वो जो चीजें मैंने बताई हैं यहाँ पे देखोगे कौन कौन से साइंटिस्ट ने जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था। फिर आप यहाँ पे म्यूटेशन की हेडिंग डालोगे और इसके अंदर बताओगे कि अगर डीएनए के अंदर कोई चेंज देखने के लिए मिलता है, डीएनए के स्ट्रक्चर में कोई बदलाव देखने के लिए मिलता है, उसको म्यूटेशन कहा जाता है। वेरिएशन किसको बोला जाता है कि कहोगे कि अगर कोई जेनेटिक वेरिएंट अगर हमें देखने के लिए मिलता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान या किसी भी साइकोलॉजिकल फंक्शन या फिजियोलॉजिकल फंक्शन के दौरान, तो उसको हम लोग वेरिएशन के नाम से जाना जाता है। हेरिडिटी के बारे में बात करते हैं कि मतलब वो जो कैरेक्टर हो जो पेरेंट्स से लेके बच्चों में जाए, मतलब ऐसा कैरेक्टर जो पिता में था वो बच्चों के अंदर भी देखने को मिले, उसको हेरिडिटी के नाम से जानते हैं। तो बताओगे ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और वेरिएशन फ्रॉम अपार्ट टू ऑफस्प्रिंग एंड इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन। ऑर्गेनिक जो हेरिडिटी कैरेक्टराइजेशन देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो भी चीजें आपको एंसेस्टर में पाई जाएगी वो आपको बच्चे में जरूर पाई जाएगी, इसको हेरिडिटी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ पे आपका नेचुरल सिलेक्शन जो मैंने बताया, फिर आइसोलेशन हो गया। तो इतना ही टॉपिक था, आपको मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी आपको प्रॉपर वे में लिख लेना है। जितना छोटा वीडियो रहेगा उतना आप लोग के लिए आसानी होगी। तो मैं इस क्लास को यहीं पे रोकता हूँ, आज इस चीज को आप यहीं पे तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहीं पे इस क्लास को हम रोकते हैं। थैंक यू।